बच्चों, आज हम लोग एकांकी संचय के सेकेंड चैप्टर बहू की विदा, जो कि विनोद रस्तोगी जी के द्वारा लिखा गया है, उसके संबंध में पढ़ेंगे। इसके पहले की क्लास में बच्चों मैंने आप लोगों को संस्कार और भावना, जो कि विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया है, उस एकांकी की पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी थी। उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने करा दिए थे, एक्सप्लेनेशन मैंने करा दी थी। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख लें, ताकि उनका संस्कार और भावना जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाए, तैयार हो जाए अच्छे से। और आज हम लोग बहू की विदा एकांकी के संबंध में जानेंगे। और मैं आज आप लोगों को बहू की विदा एकांकी के एकांकीकार विनोद रस्तोगी जी के संबंध में बताऊंगी, उनका संक्षिप्त परिचय दूंगी, साथ ही एकांकी की कथा वस्तु का सारांश बताऊंगी और एकांकी में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी बताऊंगी। साथ ही आपके 3 महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी एकांकी के शीर्षक की सार्थकता, एकांकी का उद्देश्य और एकांकी का स्वरूप, इन तीनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे लिखने हैं इसके संबंध में बताऊंगी। और लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स की एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। ठीक है, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग एकांकीकार विनोद रस्तोगी जी के संबंध में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी रचना को पढ़ने से पहले हमें उस एकांकीकार या लेखक के संबंध में ज़रूर जानना चाहिए, थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर रखनी चाहिए, भले ही उससे प्रश्न आए या ना आए। ठीक है, तो विनोद रस्तोगी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में शमशाबाद नामक गांव में 1923 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इनका जन्म 1923 में उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के शमशाबाद नामक गांव पे। ठीक है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो फर्रुखाबाद में ही हुई। इसके पश्चात इन्होंने कानपुर से स्नातक किया, यानी ग्रेजुएशन किया इन्होंने। इसके बाद इन्होंने हिंदी साहित्य में परा स्नातक किया, यानी एमए की डिग्री प्राप्त की। और इलाहाबाद के आकाशवाणी केंद्र में ये कुछ समय के लिए नाट्य निर्देशक के रूप में भी कार्यरत रहे। ठीक है, और इसके साथ ही वो हिंदी साहित्य के नाट्य सृजन से जुड़ गए। इनकी बहुत सारी रचनाएं जो हैं वो पुरस्कृत हो चुकी हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी और विभिन्न संस्थानों के द्वारा। विनोद रस्तोगी जी केवल एक नाट्यकार के रूप में ही हिंदी साहित्य में अपनी पहचान उन्होंने नहीं बनाई है। इसके अतिरिक्त तो ये एक अच्छे कथाकार, उपन्यासकार, बाल साहित्यकार और कवि, इन सभी रूपों में इनका स्थान हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और विनोद रस्तोगी जी के कुछ प्रमुख रचनाओं के विषय में हम लोग जान लेते हैं बच्चों। इनका कविता संग्रह है जिंदगी के गीत। ठीक है, जिंदगी के गीत, ये इनका कविता संग्रह है। इसके अतिरिक्त नाटक हैं इनके आज़ादी के बाद और नए हाथ। ठीक है, कुछ एकांकी भी इन्होंने लिखी है, और इनकी एकांकी है जैसे पुरुष का पाप, स्वर्ग के खंडहर। ठीक है, बहू की विदा, जो कि हम लोग पढ़ ही रहे हैं बच्चों, बहू की विदा। ठीक है, ये इनके कुछ एकांकी हैं। और कुछ बाल कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं, जैसे कि कायाकल्प है। बाल कहानियों में कायाकल्प और बड़ों का झूठ। ठीक है, बड़ों का झूठ। उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। उपन्यास हो गया इनका तूफान और तिनका। ठीक है, तूफान और तिनका, दरारें, ठंडी आग। ठीक है, इनकी कुछ नाट्य कृतियों की प्रस्तुति जो है वो दूरदर्शन पर, यानी डीडी नेशनल पर हो चुका है,
जैसे कि बर्फ़ की मीनार, स्वर्ग के खंडहर, चेहरे, इन सब चीज़ों इन 2-3 नाटकों का प्रस्तुति जो है वो डीडी नेशनल पर इनकी हो चुकी है। ठीक है, तो ये इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हो गई इनकी। अगर हम इनकी एकांकियों की बात करें तो इनकी एकांकियाँ जो हैं वो सामाजिक समस्या प्रधान होती हैं, सामाजिक समस्याओं से जुड़ी होती हैं और साथ ही उसमें आधुनिक व्यक्तित्व के जो मन की जो मानसिक कुंठाएं हैं, मानसिक सोच है, उसका चित्रण ये बहुत ही सजीव ढंग से अपनी एकांकियों में इन्होंने किया है। और इनकी जो एकांकियों की भाषा है वो बहुत ही सहज है, स्वाभाविक है, सरल है और आसानी से समझ में आ जाती है, खड़ी बोली हिंदी है। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया बच्चों एकांकीकार के संबंध में थोड़ी सी जानकारी। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया बच्चों। अब बहू की विदा एकांकी पर हम लोग आते हैं। बहू की विदा एकांकी का शीर्षक आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि बहू किसे कहते हैं बच्चों? बहू जो है बेटी की जो पत्नी होती है उसे कहते हैं। तो बहू की विदा उसकी विदाई के संबंध में है, तो ये शीर्षक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके पात्रों की जो योजना है वो देख लेते हैं, यानी कौन कौन से पात्र हैं इसमें। ठीक है, तो बहू की विदा एकांकी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं जीवनलाल। ठीक है, जीवनलाल जिनकी जो एज है वो लगभग 50 इयर्स है। ठीक है, ये एक धनी व्यापारी हैं, यानी बिजनेसमैन हैं। ठीक है, और फिर है राजेश्वरी। राजेश्वरी जो कि इनकी पत्नी हैं और इनकी एज जो है लगभग 46 इयर्स है। इनका बेटा है रमेश। ठीक है, ये भी लगभग 22 वर्ष का एक लड़का है और इनकी रमेश की पत्नी है कमला। ठीक है, कमला जो कि 19 वर्ष की एक युवती है और कमला का भाई है प्रमोद। ठीक है, ये हो गया भाई, इसकी आयु भी लगभग वही 23 वर्ष है। ठीक है, तो ये मुख्य पात्र हैं इस एकांकी के। अब हम लोग थोड़ा सा एकांकी की कथा वस्तु का सारांश देख लेते हैं ताकि एकांकी को थोड़ा सा समझ में आ जाए एकांकी क्या है। एकांकी के मुख्य पात्र हैं जीवनलाल। ठीक है, जीवनलाल जो कि समाज के एक दहेज लोभी व्यक्तित्व का नेतृत्व करते हैं, यानी दहेज लोभी के व्यक्ति के रूप में बने हुए हैं ये, और एक धनी व्यापारी हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। इनके पुत्र रमेश का जो विवाह है वो कमला से हुआ है। कमला एक साधारण से सामान्य से परिवार की लड़की है, इससे इसका विवाह हुआ है और विवाह में सामान्य रूप से जैसे विवाह होता है सब कुछ लड़की वालों ने किया है, लेकिन जीवनलाल जो हैं उनको ऐसा लगता है कि वो दहेज पर्याप्त रूप से नहीं ले आई है, क्योंकि उनकी इच्छा के अनुरूप ये चीज़ें नहीं हुई हैं। ठीक है, हमारे हिंदू धर्म में सावन के महीने का विशेष महत्व है। यानी सावन का महीना एक हिंदी महीना है जो कि इंग्लिश महीने में अगर हम देखें तो जुलाई अगस्त का जो महीना होता है उसे कहा जाता है सावन का महीना। ठीक है बच्चों, तो सावन के महीने का विशेष महत्व है। इसे बहुत ज़्यादा अमृतत्व प्रदान करने वाला महीना कहा जाता है और एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। इसमें भगवान शंकर जी की आराधना भी की जाती है। तो सावन के महीने में ऐसा हिंदू समाज में व्याप्त है कि विवाह के पश्चात का जो पहला सावन होता है वो लड़कियों को अपने मायके में बिताना चाहिए। व मायके में अपनी जो उनकी जो सखी सहेलियां हैं उनके साथ उनका समय बिताना चाहिए। एक तरह का रिवाज है कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रिवाज है। तो इसी रिवाज के अंतर्गत जो है वो प्रमोद जो है, जो कि कमला का भाई है, वो उसे विदाई कराने के लिए ले आता है। यानी विवाह के पश्चात पहले सावन के लिए विदाई कराने के लिए उसके ससुराल आता है। तो जीवनलाल कहते हैं कि मैं बहू की विदाई नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि तुमने पर्याप्त दहेज नहीं दिया है। जितनी डिमांड मैंने विवाह के समय की थी दहेज की वो तुमने नहीं दी है। और दहेज की क्या बात है, दहेज तो तुमने दिया ही नहीं, साथ ही तुमने विवाह में जो बिरादरी के लोगों की यानी रिश्तेदारों की जो खातिरदारी होती है, यानी स्वागत सत्कार जो होता है वो भी तुमने ढंग से नहीं किया है। ठीक है,
यानी हमारे समाज में विवाह जो है वो एक स्टेटस सिंबल की तरह है, यानी बहुत अच्छे से लोगों के बीच में अच्छी खातिरदारी होनी चाहिए, बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार होना चाहिए, यानी लड़के वालों का सब कुछ मतलब बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये सोच है समाज की। तो यही बात तो जीवनलाल जो है वो प्रमोद से कहते हैं। प्रमोद उनसे बहुत प्रार्थना करता है, अनय विनय करता है कि ठीक है इस बार आप विदा कर दीजिए, अगली बार मैं जो है आपके दहेज के जो भी आपकी डिमांड है वो मैं लेके आऊँगा। इस बार अगर मैं नहीं ले जाता हूँ तो मेरी माँ जो है वो बहुत ही परेशान होगी, दुखी होगी, तो आप इस बार जाने दीजिए। लेकिन जीवनलाल किसी भी स्थिति में नहीं मानते हैं और वो सीधे कहते हैं कि बहू की विदाई नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब राजेश्वरी जो कि जीवनलाल की पत्नी हैं, जब उन्हें ये बात पता चलती है कि वो प्रमोद जो है वो अपनी बहन को विदा करा के नहीं ले जा रहा है, वो कह रहा है कि ठीक है अगली बार वो दहेज के जो पैसे हैं 5,000 रुपये वो लेके आएगा, तब फिर अपनी बहन को लेकर जाएगा। ठीक है, तो राजेश्वरी जो है वो प्रमोद से कहती हैं कि तुमको मैं 5,000 रुपये दे रही हूँ और उनको मेरे पति को दे दो, और उसके बाद अपनी बहन को लेके जाओ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और माँ के हृदय की जो स्थिति होती है वो मैं समझ सकती हूँ, उन्हें बहुत दुख पहुँचेगा अगर तुम अपनी बहन को लेकर नहीं जाते हो। ठीक है, तो प्रमोद फिर भी उनकी बात को नहीं मानता है और कहता है कि नहीं मैं अगली बार आऊँगा तो पैसे लेके आऊँगा, फिर मैं विदाई करा के ले जाऊँगा। तो यहाँ पर जीवनलाल जो हैं अपनी जो उनकी बेटी है वो 1 महीने पहले गौरी का विवाह उन्होंने बहुत ही धूमधाम से किया है, बहुत अच्छा दहेज दे करके और बहुत अच्छा स्वागत सत्कार लड़के वालों का करके उन्होंने किया है। तो रमेश जो है वो कमला का पति जो है वो लेने गया है अपनी बहन को, यानी जीवनलाल का लड़का जो है अपनी बहन को गौरी को लेने के लिए उसके ससुराल में गया है, क्योंकि सावन का महीना है और विवाह के पश्चात उसे भी अपने मायके आना है। ठीक है, तो सभी लोग जो है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो जीवनलाल जो है बाहर खड़े रहते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं। रमेश आता है और खाली हाथ आता है, यानी अपने साथ में किसी को नहीं लेके आता है। जब जीवनलाल को ये पता चलता है कि उसकी जो पुत्री है गौरी, उसके ससुराल वालों ने उसे इसलिए नहीं विदा किया क्योंकि उस पर्याप्त दहेज नहीं मिला और दहेज की वो डिमांड भी कर रहे हैं। रमेश ये सारी बातें उन्हें बताता है और तब उन्हें ये लगता है क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी का बहुत अच्छे से विवाह किया था, बहुत दहेज दिया था और बारातियों का स्वागत भी अच्छे से किया था, अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने बहुत सब कुछ अच्छा किया था, लेकिन फिर भी लड़के वालों ने अब उनकी बेटी को विदा नहीं किया। तब उनको ये समझ में आता है कि लड़के वालों को चाहे जितना भी दे दिया जाए, जितना भी दहेज दे दिया जाए, लेकिन उनकी डिमांड जो है वो कम नहीं होती है, वो बढ़ती ही जाती है, उन्हें हमेशा वो चीज़ कम ही लगती है। ठीक है, ये बात उनकी समझ में आती है क्योंकि वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहुत अच्छा उन्होंने सब कुछ किया था। ठीक है, तब ये सारी बातें जब उनकी समझ में आती हैं और उनकी पत्नी जो है राजेश्वरी, वो उनसे कहती हैं कि अब आपकी आंखें खुल गई होंगी, जैसा व्यवहार आप अपनी बेटी के लिए चाहते हैं दूसरों से, वैसा ही व्यवहार आप दूसरों की बेटी यानी अपनी बहू के साथ भी कीजिए, ताकि उनके परिवार वालों को भी दुख ना पहुँचे। ठीक है, तो ये सारी बातें जब उनसे कहती हैं और वो कहती हैं कि अगर हर बेटे वाला जो है ये समझ ले कि वो बेटी वाला भी है, तो ये सारी जो समस्या है दहेज की वो सब कुछ ख़त्म हो जाए। तो ये सारी बातें जब जीवनलाल की समझ में आती है और फिर जीवनलाल जो है उन्हें बहुत पश्चाताप होता है और वो अपनी बहू को विदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और बहू को विदा करने का निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एकांकी जो है उसकी कथा समाप्त हो जाती है। क्लियर? कथा वस्तु समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को? यानी एकांकीकार जो हैं इस एकांकी के माध्यम से समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे समाज में दहेज जो है वो एक अभिशाप की तरह है, जो कि बहुत प्राचीन समय से, यद्यपि इसकी जो शुरुआत है वो एक गिफ्ट के रूप में हुई थी, एक सिंपल सी चीज़ों के को लेकर के हुई थी, लेकिन आज उसका जो स्वरूप है वो बिगड़ गया है। लोग एक विवाह में दहेज जो है वो एक डिमांड के रूप में रखते हैं और यही कारण है कि समाज में जो बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो प्रताड़ित हो रही हैं, घरेलू हिंसा हो रही है और उनके जो परिवार वाले हैं लड़की के वो भी प्रताड़ित होते रहते हैं। तो ये सारी जो दहेज की जो बीमारी है वो एक कह सकते हैं कि मानसिक कुंठा है। इस कारण ही ये दहेज की जो है वो एक बीमारी के रूप में हमारे समाज में फैल गया है।
तो इसके दूर करने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता है हमारे समाज की सोच को बदलने की, ठीक है। और सोच तभी बदलेगी जब हर लड़के वाला जो है वो ये समझ ले कि उसके पास लड़की भी है, वो लड़की वाला भी है, तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी जो बातें हैं वो राजेश्वरी भी जीवनलाल को समझाती हैं एकांकी में। तो एकांकी के इस पूरी एकांकी के माध्यम से एकांकीकार जो है यही संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि दहेज की जो समस्या है उसका अंत होना चाहिए और समाज की जो सोच है वो बदलनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए लड़कियों को भी आगे आना चाहिए, लड़कियों को भी शिक्षित होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कथावस्तु आपको क्लियर होगी बच्चों। अब एकांकी में कुछ कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। यद्यपि आपको कठिन शब्दों के अर्थ लिखने के लिए नहीं आते एग्जाम में, लेकिन आपको जब आप एकांकी पढ़ रहे हो तो आप ये सारे जो शब्द मैं आपको बता रही हूँ वो आप लिख करके नोट करके रखे रहिए, ताकि आपको एकांकी को समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ कठिन शब्दों के अर्थ मैं बता देती हूँ। जैसे स्टार्टिंग में है आपका समृद्धि। समृद्धि का अर्थ होता है जो कि जो वैभव संपन्नता है लोगों की, उसे कहते हैं समृद्धि, ठीक है। समृद्धि यानी वैभव संपन्नता, ठीक है। नेक्स्ट है सामर्थ्य। सामर्थ्य का अर्थ होता है क्षमता यानी कैपेसिटी, कैपेसिटी हो गया। और खातिर, खातिर का अर्थ होता है सत्कार करना, स्वागत करना, ठीक है। ये क्लियर हो गया। शान हो गया यानी प्रेस्टीज जो होती है, प्रतिष्ठा, शान शौकत, ठीक है, प्रतिष्ठा। बिरादरी, बिरादरी है का अर्थ होता है खानदान, ठीक है, खानदान जो कि परिवार वाले जो पूर्वज पूरे हैं, ठीक है, क्लियर। मरहम, मरहम का अर्थ होता है दवा यानी किसी भी घाव पे लगाने वाले मरहम, ठीक है, ये हो गया दवा। गौने, गौने का अर्थ होता है दूसरी विदाई यानी एक विदाई जो है वो विवाह के समय होती है, दूसरी फिर ससुराल के बाद दोबारा जब लड़की जाती है मायके फिर होती है, ठीक है। सरासर यानी पूरी तरह से या बिल्कुल, पूरी तरह से या बिल्कुल, ठीक है। दंग रह गए, ठीक है, दंग रह गए ये एक मुहावरे के रूप में भी है। और दंग रह गए का अर्थ होता है हैरान रह गए, ठीक है, क्लियर बच्चों। फिर है सौगंध, सौगंध यानी कसम, ठीक है, सौगंध, कसम। आर्द्र स्वर, आर्द्र स्वर का अर्थ होता है यानी करुण स्वर यानी बहुत ही करुणा का भाव हो, मुलायम जो स्वर हो या बहुत सॉफ्ट हार्टेड जो बातें होती हैं उसे कहते हैं। कुशल क्षेम, कुशल क्षेम का अर्थ होता है कुशल मंगल यानी लोगों का हाल समाचार लेना, ठीक है, यानी वो अच्छे से हैं या नहीं हैं, ठीक है। कुंजियों, कुंजी यानी चाबी, कुंजियों यानी चाबियों, ठीक है, ये हो गया चाबियों। नाक वाले, नाक वाले का अर्थ होता है स्वाभिमान होना यानी इज्जत जिसकी होती है उसको कहते हैं नाक वाले, ठीक है। यहाँ पे नाक वाले यानी जिसकी इज्जत होती है उसको कहते हैं नाक वाला यानी स्वाभिमान, ठीक है। न कटे, न कटे का अर्थ होता है बिना नाक वाले यानी जिसकी इज्जत ना हो, ठीक है। यहाँ पे न कटे यानी बिना नाक वाले,
बिना नाक वाले का अर्थ ये नहीं कि किसी का अंग नहीं है, नाक नहीं है, ऐसा नहीं है, यानी इज्जत, नाक का अर्थ होता है यहाँ पे इज्जत से, ठीक है, यानी बिना इज्जत वाले, ठीक है। हतप्रभ, हतप्रभ का अर्थ होता है निस्तेज हो जाना या शिथिल शरीर का हो जाना, यानी शिथिल, ठीक है। और उलझन, उलझन का अर्थ होता है समस्या, फिर है यवनिका, यवनिका का अर्थ होता है पर्दा, ठीक है, कर्टन, ठीक है। तो ये कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हो गए बच्चों। जब आप एकांकी पढ़ रहे हो तो आप इसे नोट करके रखे रहिए। एकांकी पढ़ते समय जब बीच बीच में जो भी कठिन शब्द लग रहे हैं आपको, उनके अर्थ देखते चलिए ताकि आपको एकांकी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं एकांकी में जो मुख्य आपके क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस 3 मुख्य क्वेश्चन बनते हैं आपके बच्चों, एकांकी का उद्देश्य, एकांकी के शीर्षक की सार्थकता और एकांकी का स्वरूप, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स कैसे लिखने हैं इसके संबंध में मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको कैसे लिखने हैं ये आंसर्स, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग समझ लीजिए। एकांकी का उद्देश्य आप किस तरह से लिखेंगे, तो एकांकी का उद्देश्य इस ढंग से आप लिख सकते हैं, जैसे कि बहू की विदा एकांकी में दहेज की समस्या को उठाया गया है। एक सामाजिक समस्या प्रधान एकांकी है जिसका बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है। एकांकी में दहेज लोभी व्यक्ति के रूप में जीवनलाल समाज में दहेज लोभी लोगों का नेतृत्व करते हुए दिखाई देते हैं। उनका एक सजीव चित्रांकन एकांकीकार ने किया है। एकांकी के प्रारंभ में जीवनलाल जो कि अपनी बहू को विवाह के पश्चात पहले सावन पर इसलिए विदा नहीं करते हैं क्योंकि वह पर्याप्त दहेज लेकर के नहीं आई है, जिसके कारण उसकी विदाई वो नहीं करते हैं। किंतु जब परिस्थितियां थोड़ी सी बदलती हैं और ऐसा ही व्यवहार उनकी स्वयं की पुत्री गौरी के ससुराल वाले करते हैं, उसे पर्याप्त दहेज न लाने के कारण उसकी विदाई नहीं करते हैं, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, उन्हें पश्चाताप होता है, उनकी आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी बहू को विदा करने का निर्णय लेते हैं। एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने दहेज जैसी समस्या जो कि समाज के लिए एक अभिशाप है, उसका अंत करके बहू और बेटी के बीच समानता की भावना उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि समाज में दहेज रूपी कलंक को मिटाया जा सके। इसके लिए समाज की जो स्त्रियां हैं उन्हें भी स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना होगा, स्वयं को शिक्षित करना होगा, स्वावलंबी बनना होगा और एक आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के साथ आगे आकर के दहेज के खिलाफ उन्हें स्वयं के लिए लड़ाई लड़नी होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप उद्देश्य लिख सकते हैं एकांकी का, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एकांकी के शीर्षक की सार्थकता, ठीक है। तो ये आप कैसे लिखेंगे, यानी एकांकी का जो शीर्षक है वो ऐसा होना चाहिए जो पढ़ते ही ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे कि एकांकी इससे संबंधित है, ठीक है। तो एकांकी का शीर्षक आप कैसे लिखेंगे। बहू की विदा एकांकी का शीर्षक जो है वो बहुत ही उचित है, सटीक है, सार्थक है। एकांकी में दहेज के जो समस्या है, एकांकी दहेज की समस्या को लेकर के लिखी गई है और दहेज रूपी दानव जो कि समाज में सदियों से है और न जाने कितनी लड़कियों को यह अपना ग्रास बना रहा है, इसका सजीव चित्रण एकांकी में किया गया है। और जीवनलाल के जो कि प्रारंभ में एकांकी का जो प्रारंभ है वो जीवनलाल अपनी बहू को पर्याप्त दहेज न लाने के कारण उसे विदा नहीं करते हैं, लेकिन जब ऐसी ही परिस्थिति उनकी बेटी के ससुराल वालों
ऐसा व्यवहार करते हैं तब वो अपनी गलती का उन्हें पश्चाताप होता है और उसके पश्चात वो अपनी बहू को विदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अगर हम इस प्रकार से देखें तो एकांकी का जो प्रारंभ है और एकांकी का अंत वो दोनों ही एक ही घटना से हो रहा है और एकांकी दोनों ही एक ही घटना से घटनाक्रम से चूँकि हो रहा है तो एकांकी की जो कहानी है पूरी कथा वस्तु को उद्घाटित करने का पूरा प्रयास इसमें किया गया है, यानी पूरी तरह से ये सफल है एकांकी का शीर्षक, क्योंकि पूरी कहानी को ये बयां कर रहा है। ठीक है, तो एकांकी का शीर्षक इस ढंग का होना चाहिए। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है एकांकी का स्वरूप। एकांकी का स्वरूप का जो प्रश्न है वो सीधे सीधे बच्चों नहीं आता है कि एकांकी का स्वरूप बताइए। वो इस तरह से आता है कि एकांकी बहू की विदा एकांकी कैसी एकांकी है या यह एकांकी किस प्रकार की है, इस तरह से प्रश्न आता है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे? बहू की विदा एकांकी एक सामाजिक समस्या प्रधान एकांकी है जो कि पारिवारिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, एक पारिवारिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई है जिसका सजीव चित्रांकन एकांकीकार ने किया है। दहेज रूपी दानव न जाने कितनी लड़कियों को अपना सदियों से अपना ग्रास बना रहा है, इसी सत्य को उद्घाटित करने का एकांकी में प्रयास किया गया है। एकांकी के प्रारंभ में जीवनलाल अपनी बहू को पर्याप्त दहेज न लाने के कारण उसके पहले विवाह के पश्चात पहले सावन पर विदा नहीं करते हैं, किंतु जब उनकी बेटी गौरी के ससुराल वाले भी उसको पर्याप्त दहेज न लाने के कारण विदा नहीं करते हैं, तब उनकी आंखें खुल जाती हैं और वह अपनी बहू को विदा करने का निश्चय करते हैं। एकांकी की भाषा बहुत ही सहज है, सरल है, बोधगम्य है। एकांकी के संवाद पूरी एकांकी की कड़ी को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे से परस्पर तालमेल बैठाए हुए हैं। एकांकी में कमला की सास जो कि अपनी जो बहू है उसके प्रति ममत्वपूर्ण व्यवहार रखती है, जिसके कारण सास के प्रति समाज की जो अवधारणा है वो बदल जाती है, बदलने का कार्य करता है। और एकांकी को अगर हम पूरी एकांकी की कथा वस्तु को देखें तो ये एकांकी दहेज मुक्त करने के लिए, समाज को दहेज से मुक्त करने के लिए एक अनूठा प्रयास करती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो आप इस तरह से एकांकी का स्वरूप लिखेंगे, यानी एकांकी किस ढंग की है, किस बात को उठाया है एकांकीकार ने। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया कि आपको इस ढंग से लिखना है ताकि सारी बातें आपकी उसमें आ जाएं। ठीक है, 3, 4, 5 लाइनों में जो कुछ भी आप लिख रहे हैं वो पूरी एकांकी को की बातों को समझा दे क्लियर होकर के। ठीक है, तो ये तीनों ही प्रश्न कैसे इसके उत्तर लिखने हैं आपकी समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं एकांकी में जिनकी एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आए उसे आप इजीली उसका आंसर दे सकिए। ठीक है, तो एकांकी में पेज नंबर 19 पर है, जीवनलाल का कथन है, उठकर आवेश से टहलते हुए देना तो दूर बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई। मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरी शान को जो ठेस पहुंची, भरी बिदादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी की विदा कराना चाहती हैं तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजें। ठीक है, यहाँ पर उस समय का दृश्य है बच्चों जब प्रमोद जो है वो काफ़ी अनुनय विनय करता है जीवनलाल से कि उसकी जो बहन है उसको उसकी विदाई कर दे, लेकिन जीवनलाल नहीं मानते हैं और वो अपनी ही बात पर अडिग रहते हैं। और वो उनको चूँकि बहुत दुख हुआ है इस बात का कि जो उनका जो स्टेटस है वो ऊंचा है उनका, और लेकिन प्रमोद को वो कहते हैं कि तुमने अपनी बिरादरी में अगर तुम दहेज देने के लायक नहीं थे इतना, तो अपने बराबरी के जो लोग थे उनमें तुम्हें शादी करनी चाहिए। ठीक है, एक स्टेटस में शादी करनी चाहिए, क्यों तुमने मेरे घर शादी की, तुम्हें अगर दहेज नहीं देना था। तो इस तरह की बातें चूँकि हो चुकी हैं और जीवनलाल को बहुत दुख रहा है इस बात का कि बारातियों का स्वागत भी ढंग से नहीं हुआ है, तो इसी बात को वो प्रमोद से कहते हैं। तो खातिरदारी यानी बहुत ज़्यादा आदर सत्कार जो बारातियों का होता है, बाराती जो दूल्हे के साथ आते हैं उनके परिवार वाले,
तो इस बात के लिए वो कहते हैं कि ठीक से तुमने जो है खातिरदारी भी नहीं की है। तो इस बात का बहुत ही दुख है उन्हें, और मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरे स्थान को जो ठेस पहुंची, भरी विदादी मेरी जो नाक कटी। तो यानी जो नात रिश्तेदार थे, जो उन लोगों में मेरी जो है बेइज्जती हो गई। तो बेइज्जती होने के कारण जो ठेस पहुंची है, जो दुख मेरे हृदय को पहुंचा है, वो इतना अभी भी वो जख्म जो है हरा है। यहाँ पे हरा है का अर्थ ये नहीं बच्चों कि रंग हरा है, यहाँ पे हरा है का अर्थ है ताज़ा है, यानी अभी भी उसकी जो याद है, उसकी जो स्मृति है वो मेरे दिमाग में है, क्योंकि मेरी बेइज्जती हुई है उसे मैं भूला नहीं हूँ। ठीक है, तो उसको मैं याद मुझे है और उसका दुख मुझे बहुत है। और अपनी माँ को ये जा कर के कहना तुम कि अगली बार वो मेरे घाव के लिए मरहम भेजे। यहाँ पे घाव का अर्थ यहाँ पर जो दुख हुआ है उन्हें, बेइज्जती जो हुई है, वो दुख और बेइज्जती के लिए मरहम भेजे। मरहम का अर्थ यहाँ पर दवा, यानी दवा, दहेज रूपी दवा, यानी उनकी जो बेइज्जती हुई है उस बेइज्जती के लिए वो दहेज रूपी दवा भेजें अगली बार, तब मैं उनकी बेटी को विदा करूंगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों कि यहाँ पे मरहम का अर्थ दवा है, लेकिन दहेज रूपी दवा है। ठीक है, बहुत से बच्चे इस चीज़ में गलतियाँ करते हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके जख्म, उनकी जो भाव है, मतलब जो उनका जो इज्जत के प्रति जो उनकी जो सोच थी, तो वो उनको ठेस पहुंची है, इसलिए वो बहुत ही इस चीज़ से नाराज़ हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया बच्चों। तो यहाँ अब तक आपकी समझ में आ गया कि इस पैराग्राफ का क्या अर्थ है, क्योंकि आप पैराग्राफ को अच्छे से समझे रहेंगे तो आपको ईजी होगा किसी भी चीज़ को समझना। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, जीवन लाल का ही कथन है, पेज नंबर 20 पर। मेरी पुस्तक में पेज नंबर 20 है। हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी अपनी गौरी की शादी की है, वह खातिरदारी की कि बारात वाले दंग रह गए। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। दर्द मिश्रित आवेश, तुम मेरी बराबरी करोगे। हूँ बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है, समझे। ठीक है, तो यहाँ पर उस समय का दृश्य है बच्चों, जब प्रमोद जो है, प्रमोद को वो काफ़ी जीवनलाल जो है वो कह देते हैं उल्टा सीधा, तो उसे बेइज्जती महसूस होती है और वो कहता है कि आप मुझसे इस तरह से बातें कर रहे हैं, आप ये मत भूलिए कि आप बेटे वाले हैं, ठीक है, लेकिन आप भी बेटी वाले भी हैं। ठीक है, तो ये बातें सुन करके जीवनलाल को और जैसे उनके बहुत ठेस पहुंचती है, या कह सकते हैं और आवेश में आ जाते हैं वो, और वो कहते हैं कि ठीक है, मैं बेटी वाला हूँ, अच्छी बात है, लेकिन मैंने जो इस तरह से अपनी बेटी जो गौरी है उसका जो विवाह अभी मैंने पिछले महीने ही किया है, कितने अच्छे से स्वागत सत्कार किया है बारातियों का, और इतना दहेज मैंने दिया है कि बाराती जो है वो देखते ही दंग रह गए, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गए, और तो उन लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली, यानी कि उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना ज़्यादा दहेज मिला है, इतनी अच्छी खातिरदारी हुई है। तो ये सारी बातें जो जीवनलाल हैं वो बताते हैं प्रमोद को, और कहते हैं कि हम बेटी वाले हो करके भी हमारी जो मूंछ है का अर्थ यहाँ इज्जत से है बच्चों। ठीक है, इस बात को, इन सारी जो वर्ड्स हैं इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, क्योंकि इससे ही रिलेटेड आपके प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो मूंछ का अर्थ यहाँ पर किसी की मूंछ से नहीं है, बल्कि मूंछ ऊंची है का अर्थ है हमारी जो इज्जत है, हमारा जो सम्मान है, वो जो है वो ऊंचा है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको बच्चों। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ हो गया। इसके बाद है एक राजेश्वरी का एक कथन है, जो कि मेरी पुस्तक में है पेज नंबर 24 पर। लौटती हुई राजेश्वरी कहती है, यह क्या कह रहे हो बेटा, मेरे रहते विदा ना हो, यह कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। भारी स्वर में, जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। नहीं, विदा ज़रूर होगी, तुम अकेले नहीं जाओगे। कमर से कुंजियों का गुच्छा निकालकर कमला की ओर बढ़ाती हुई, जा बेटी तिजोरी से रुपए निकाल ला। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों राजेश्वरी जो कि जीवनलाल की पत्नी हैं, वो बहुत ही भली महिला हैं, सुलझी हुई विचारों की महिला हैं, और उनका गौरी के प्रति जो व्यवहार है वो काफ़ी ममता भरा है। तो
जब ये वो जानती हैं कि जीवनलाल जो है वो दहेज की मांग कर रहे हैं, 5,000 रुपये मांग रहे हैं और उसके बिना जो है बहू की विदाई नहीं करेंगे, तो ये सारी बातें जानने के बाद वो कमला को कहती हैं कि तुम जो है जाओ, चाबियों का गुच्छा लेकर के जाओ और तिजोरी से 5,000 रुपये लेके आओ। क्योंकि वो प्रमोद से कहती हैं कि तुम मुझसे पैसे ले लो और जीवनलाल को दे करके दहेज की जो रकम है उसे पूरा करके फिर तुम अपनी बहन को विदा करा कर ले जाओ। क्यों? क्योंकि वो कहती हैं कि जिस तरह से मैं अपनी बेटी गौरी की राह देख रही हूँ कि वो विवाह के पश्चात सावन पर आएगी और मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ, उसी तरह से तुम्हारी माँ भी है, उसके हृदय को मैं समझ सकती हूँ, वो भी अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही होगी। तो एक माँ का हृदय क्या होता है अपनी बेटी के लिए, उसकी ममता क्या होती है, ये मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। ठीक है, तो ये सारी बातें वो कहती हैं प्रमोद से और वो कहती हैं कि तुम पैसे लेकर के जीवनलाल को दे दो। ठीक है, तो ये इस पर भी प्रश्न बच्चों बन सकते हैं, तो आप इसे ज़रूर ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है बच्चों पेज नंबर 25 पर 25 पर प्रमोद का एक कथन है, धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। ठीक ही कहा है आपने, आज के युग में पैसा ही नाक और मूछ है, जिसके पास पैसा नहीं वह नाक मूछ होते हुए भी न कटा है, मूछ कटा है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों न कटा और मूछ कटा, ठीक है, इसका अर्थ यही है इज्जत से है। ठीक है, यहाँ पे आप सम्मान से ही जोड़िएगा इसे, और इस पे प्रश्न भी आ चुके हैं और प्रश्न बन भी सकते हैं। ठीक है, तो उसे ध्यान से समझिएगा कि प्रमोद जो है वो कहता है कि आज के समय में पैसा ही सब कुछ है और जिसके पास पैसा है उसी का सम्मान है, उसी की इज्जत है, उसी को उसको कुछ भी कोई नहीं कह सकता, उसका सम्मान है क्योंकि। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसकी बिरादरी में कोई इज्जत नहीं है, उसे कोई कुछ भी कह सकता है। वो न कटा और मूछ कटा है, यानी उसके न नाक वाला है और न मूछ वाला है। ठीक है, यानी बिना इज्जत वाला है, उसकी कोई इज्जत कोई सम्मान इस समाज में नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका बच्चों यहाँ पर है, लास्ट में है आपके राजेश्वरी का ही कथन है जो कि पेज नंबर 26 पर है। राजेश्वरी कहती हैं कि अब भी आंखें नहीं खुली, जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो वही दूसरे की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे न सुख मिलेगा न शांति। ठीक है, यहाँ पर जीवनलाल जब उनकी अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो विदा करा के रमेश लेकर आएगा उन्हें, तो इस प्रकार की जब वो गौरी जो है वो नहीं आती है, उसके ससुराल वाले जो है दहेज की मांग करते हैं और पर्याप्त दहेज न लाने के कारण उसे विदा नहीं करते हैं, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो सारी वार्तालाप होते हैं। तो राजेश्वरी जो है वो जीवनलाल को समझाते हुए कहती हैं कि अब तो तुम्हारी समझ में ये बातें आ गई होंगी, अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आपकी आंखें खुल गई होंगी कि जो व्यवहार आप, चूँकि जीवनलाल उसके पहले ससुराल वालों को बहुत कुछ कहते हैं कि मैंने तो इतना जो है दान दहेज दे करके विवाह किया था, उसके बाद भी उन लोगों का पेट नहीं भरा, उन लोग और डिमांड कर रहे हैं, तो ऐसा गलत कर रहे हैं। तो इन सारी बातों को सुनकर राजेश्वरी उनको समझाती हैं कि जिस तरह की बातें आज आप कर रहे हैं यही बातें तो प्रमोद भी कह रहा था कि उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ किया है। तो यही बात अगर हर बेटे वाला जो है वो समझ ले कि वो बेटी वाला भी है तो निश्चित रूप से सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यानी अगर वो ये समझ ले कि वो बेटे वाला है तो एक जो बहू घर में आई है उसके साथ भी उसी तरह का व्यवहार करें जैसा कि व्यवहार वो अपनी बेटी के ससुराल वालों से चाहते हैं कि बेटी के साथ उसका व्यवहार हो, क्योंकि हर माँ बाप को अपने बेटी से अपने बेटों से लगाव होता है, उनका ख्याल वो चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि विवाह के पश्चात भी वो जिस घर में बेटी गई है वो वहाँ पे सुखी से रहे, शांति से रहे। ठीक है, तो यही बात राजेश्वरी जो है वो जीवनलाल को समझा रही हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो वो कहती हैं कि अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो बहुत ही सुख शांति से आप रह सकते हैं और जो है आराम से आप जो है अपने जीवन में और आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। तो अगर हर बेटे वाला ये समझे, हर लड़के वाला ये समझे कि वो लड़की वाला भी है, तो समाज की जो ये समस्या है दहेज की वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक। ये कुछ इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स थे जिस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस आ भी चुके हैं एग्ज़ाम में बच्चों, तो आप इनकी एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखिए, समझिए और
मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पूरा जो चैप्टर है बहु की विधा एकांकी का वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके एकांकीकार का परिचय भी मैंने आपको बता दिया, एकांकी का सारांश भी बता दिया। क्योंकि एक संक्षिप्त परिचय अगर आपको मिल जाए कि कहानी कैसी है तो आप बैठ करके अच्छे से उसे पढ़िए, ठीक है। और कठिन शब्दों के अर्थ नोट कर लीजिए, ताकि बीच बीच में जो कठिन शब्द आते जाते हैं उसको आप देखते जाइए और उसको फिर अर्थ समझ करके तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो एकांकी को अच्छे से आप पढ़िए, जो भी एक्सप्रेशन मैंने बता दी है उसे ध्यान से सुनिए, उस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो ये और 3 क्वेश्चंस मैंने आपको ये भी बता दिए, जो कि उद्देश्य कैसे लिखना है, शीर्षक की सार्थकता कैसे लिखनी है और एकांकी किस प्रकार की है, किस स्वरूप क्या है, तो इसके संबंधी मैंने बता दिया आप लोगों को। तो उसे ध्यान से समझिए और उसे फिर आप अपने नोट कीजिए उसे अपने नोटबुक में, ठीक है। और ये समाप्त हो गया बच्चों आपका एकांकी बहु की विधा। बहुत ही ईजी सा चैप्टर है ये, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।